दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के बाल विकास के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके हर एक सिलेबस को इस समय हम बात करें वर्तमान समय में, तो हम आपके जितने भी कोर्सेस हैं उसको हम रिवीजन कराने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कहा जाए, एक एक नंबर के क्वेश्चंस कहाँ से कैसे बनते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे क्या बन सकते हैं, उसके बारे में हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। यानी आपके प्रथम सेमेस्टर परीक्षा को हम टारगेट करते हुए आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अभी तक अब आपकी परीक्षाएं ज़्यादा दिन नहीं हैं, महज 30 से 35 दिन शेष बची हुई हैं। अब 30 से 35 दिन शेष की अगर हम बात करें, अगर आप एक एक किताबों को अपने 4 से 5 दिन समय दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आप बेहतर करेंगे, है ना। देखिए, कहा जा रहा है प्रथम सेमेस्टर परीक्षा का टारगेट मैंने आपसे बताया इससे बाहर नहीं आएगा। ये जितनी भी क्लासें अब आपकी जाएंगी, मैं पर्सनल बाल विकास की ही बात नहीं करूंगा, जो आपकी चाहे मैथमेटिक्स की हो चाहे कंप्यूटर की हो, मैं हर एक सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पर। ठीक है। और आपको पता है, बाल विकास का जो एग्जाम आपका होता है वो 50 नंबर का होता है। तो हम आपको चाह रहे हैं कि 50 में 50 नंबर आप लेकर आइए। ठीक है भाई। एक चीज मैं कहूंगा कि एजुकेशन वगैरह में तो भाई 50 में 50 तो कोई पाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चैलेंज करता हूं कि आप कम से कम 46 नंबर पा जाएंगे। लेकिन जितना मैं कहूंगा उतना आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी हम कहते हैं कि चलिए आप 46 नंबर पा जाएंगे और आप इसी के भरोसे बैठे नहीं कि नहीं हमको तो सर जी ने कहा है कि 46 नंबर पाएंगे। तो हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है ना। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जो है सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन हो। इसीलिए हम आपका जो रिवीजन क्लास है वो लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कम समय में आपको बेहतर कॉन्सेप्ट मिल रहा है, यही आपके लिए बेहतर है। ठीक है। बाकी मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता। प्लीज़ जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि प्लीज़ आप सब एक कमेंट अवश्य डाल दें कि भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करने में महज 1 से 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय भी नहीं लगता। ठीक है। तो इसलिए आप अपना कमेंट एक जो है वीडियो में डाल दिया करें। ठीक है। चलिए, बिना समय को गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, आपके बीच में इसे थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। चलिए, देख लीजिए, आपके बीच में स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है, पहला क्वेश्चन बन रहा है, टीएटी का संबंध किससे होता है। टीएटी एक मापन होता है। ठीक है। देखिए, ये जो टीएटी परीक्षण आपका होता है, इससे हम अपनी पर्सनालिटी का मापन करते हैं, यानी व्यक्तित्व का मापन करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टीएटी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे टीएटी का संबंध जो है वो व्यक्तित्व मापन से होता है ना। अगला कहा जा रहा है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। अब यहाँ सक्रिय विस्मृति क्या होती है। समय के साथ विषय वस्तु के सीखने से पुराने विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने जो पढ़ा है पूरे लाइफ टाइम की चीजें आपको याद रहेंगी। कुछ न कुछ विस्मृति में चली ही जाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सक्रिय विस्मृति क्या है। तो समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुराने विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। ठीक है भाई, अगर आप किसी चीज को भूलेंगे नहीं तो आप दुनिया के सबसे अनोखे व्यक्ति हो जाएंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा होगा जो एक बार पढ़ रहा है उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके दिमाग में सेट हो रही। कुछ न कुछ भूलता है। ये भूलना, याद करना, ये प्रकृति की देन होती है। ठीक है। तो सक्रिय विस्मृति आप समझ गए। अब अभिप्रेरणा कहा जाए, मीन्स आप कह सकते हैं
कि मोटिवेशंस क्या होता है। ठीक है, आप इसके अर्थ से ही मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि अभिप्रेरणा क्या हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्तित्व के कार्य को गति प्रदान करती है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, है ना। मैं मानता हूं कि आपका कोई पेपर अच्छा नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि नहीं यार अब उसमें तो हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उसी चीज को लेकर मत बैठिए, आप अगला पेपर जो आपका है उसकी प्रिपरेशन अच्छी खासी करिए। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुड के शब्दों में कहा जा सकता है, गुड देखिए एक साइंटिस्ट हैं, इनके शब्दों में कहा जा रहा है कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम अभिप्रेरणा कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया। अगला कहा जा रहा है कि हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। ठीक है, CL हल एक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार कहा जा रहा है कि हल के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया है इसका आधार क्या हो सकता है। तो देखिएगा, CL हल के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया है जो इसका आधार है, अगर हम कहें तो हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है वह उसको सीख लेता है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया का क्या आधार हो सकता है, हालांकि ये चीज़ें तो महत्वपूर्ण नहीं हैं। ठीक है, आप इन्हें अगर थोड़ा सा ध्यान भी नहीं देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी मैंने आप कहेंगे कि भैया आपने ले क्यों लिया है। देखिए कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाता जो आपके सिलेबस में रखा गया है। खुदा न खास्ता रेयर केस में कोई एग्जामिनर आ जाए और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डाल दे जो कभी ना पूछा गया हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग में पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके भविष्य के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, जब आप सीखेंगे तभी आप विकास करेंगे, है ना। तो सीखना हमारी जो होती है वो विकास की एक प्रक्रिया होती है। गेट्स व अन्य के शब्दों में कहा जा रहा है कि सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा, जैसे आप किसी चीज का अनुभव कर रहे हैं या किसी चीज का परीक्षण ले रहे हैं तो आप जो है सीखना अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा आपके व्यवहार में, भाई जाहिर सी बात है कि परिवर्तन होगा। आप BTC करने गए हैं, DLED करने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपके व्यवहार में, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, ठीक है, तो क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन आया कि नहीं आया। आप कहेंगे जी भैया आ गया है। ठीक है, तो यही चीजें आपसे कही जा रही है कि सीखना जो है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में ये परिवर्तन हमारा होता है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिएगा कि बच्चों के जो है भाषा विकास में अवरोध के दो कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है ना, उसके भाषा के विकास में अवरोध के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज अगर वो सीख रहा है तो उसके सीखने में क्या चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तो कह सकते हैं कि भाषा विकास में अवरोध का कारण आपका है, एक तो आपका स्वास्थ्य है। जब आपका स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा, भाई आप अपनी ही बात कर लीजिए, खुदा न खास्ता आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो आपकी मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपकी बुद्धि भी जो है, अगर बुद्धि उसके अनुकूल नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे। सामाजिक आर्थिक दशा, अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, सामाजिक सिचुएशंस कंडीशंस नहीं ठीक है, जैसे आपके आसपास जो है आसपास के लोग नहीं ठीक है, तब भी आपकी भाषा विकास में अवरोध होगा। कैसे होगा, जैसे मैं मानता हूं कि आपके आस पड़ोस के लोग जो भी हैं, ठीक है, हमेशा इधर उधर के लोग गालियां गलौज कर रहे हैं और आप इसी पर्यावरण में ढल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो ये लोग कर रहे हैं बाहर वाले, यही आप भी करने लगेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि पास पड़ोस का जो साइड इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ जाता है ना। अगला कहा जा रहा है भाई बहनों का प्रभाव है, द्विभाषी वातावरण है, संगी साथी अथवा समवयस्क समूह है। ठीक है, आपके संगी साथी जैसा करेंगे, आपके जो साथ के रहने वाले हैं, जो छोटा सा बच्चा है वो भी उसी तरह से अपना आचरण करने लगता है। बाकी यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। भाई बाल विकास के अंतर्गत जो है शैशवावस्था की जो शैशवावस्था है बाल्यावस्था है, ठीक है। देख सकते हैं बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। ये डॉक्टर जोन्स के अनुसार ये परिभाषा है, आप भी इन्हें ध्यान रखिएगा। बट ये आप नहीं लिखेंगे, इन्हें आप नहीं लिखेंगे तब वो काम चल जाएगा, इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर जो है कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जन्म के समय शिशु के अंदर कुछ, जैसे जब छोटा सा बच्चा है जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। भय है, क्रोध है, प्रेम है, पीड़ा है, घृणा है, हर्ष है, इतने संवेग शिशु के अंदर पाए जाते हैं, है ना। अगला कहा जा रहा है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या किसने दिया है। कैली व थॉर्स्टर ने दिया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ना। अगला अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व इस प्रकार के व्यक्तित्व जो है उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव आत्मवा बाह्य गुणों जो है बाह्य रूप में प्रकट नहीं रहते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं, जिन्हें जो है सदा अपने में ही खोए रहते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है। जो हमेशा आत्म केंद्रित होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये हमेशा अपने में खोए रहते हैं, है ना। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व तो यही होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्य बौद्धिक स्तर पर बालक की जो है बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो सामान्य बौद्धिक स्तर पर जो बालक की बुद्धिलब्धि होती है वो 90 से 109 110 तक होती है, ये टर्मन के अनुसार है, ठीक है। बुद्धिलब्धि भाई बिना टर्मन ने दिया है तो ये टर्मन के अकॉर्डिंग होगा ही, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया है। सबसे ऊपर अभी आपने टीएटी परीक्षण ही देखा था, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए टीएटी परीक्षण किसने दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं टीएटी जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण जो है मॉर्गन व मुरे ने 1935 में किया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक की चीज़ें आपकी सारी स्पष्ट हो गई होंगी। बाकी अगर कोई डाउट्स आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं। मैं हमेशा यही निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अवश्य बताइए, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइए, हम उसे अगले वीडियो में लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चंस आपके बीच में कहा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं वह शक्ति जिनके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है। भाई जैसे कोई कार्य आप सोच रहे हैं कि हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर उसी चीज को करने के लिए आप बाध्य हो जा रहे हैं, क्यों। क्योंकि अगर कोई चीज आपको बाहर से कोई प्रेरित कर रहा है, मोटिवेशंस कर रहा है, तो आप अगर उसका मोटिवेशंस आपको समझ में आ गया कि नहीं यार अगर ये हम कर लेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब क्या है, आपको कोई प्रेरित किया है। प्रेरित करने के बाद आप उस कार्य को करने और न करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक महोदय ने किया है ना। अगला क्वेश्चन है कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। तो कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत का जो प्रयोग है एक जो है वनमानुस था जिसका नाम सुल्तान था, इन्होंने वनमानुस के ऊपर किया था, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपका हो गया। एक दोहा आप लिख लीजिएगा, कुछ मनोवैज्ञानिक है उन्होंने किस जंतु पर प्रयोग किया था, ये आपके ट्रिकी मेथड से बनाया गया है। आप लिख लीजिएगा पावलोव ने कुत्ता छोड़ा, यानी जो पावलोव महोदय हैं उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, आप कहेंगे बिल्ली पर किया था, ठीक है। भाई पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर ने चूहा छोड़ा कोहलर के चिंपैंजी पर, ठीक है। तो ये जो कोहलर महोदय हैं इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ठीक है, जिसका नाम सुल्तान था वनमानुस, ठीक है। चलिए ये भी आपका हो गया। अगला देखिए कहा जा रहा है पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार दोहराने पर अंत में क्या प्राप्त हुआ। तो आप कहेंगे अनुकूलन प्राप्त हुआ, है ना। कैसे प्राप्त हुआ भाई, जैसे पावलोव कह रहे थे कि पहले ये घंटी बजा रहे थे, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, तो पहले ये घंटी बजा रहे थे, ठीक है। तो बिल्ली तो कुछ दिन नहीं समझ रही थी, लेकिन
जो है घंटी बजा रहे थे, जब घंटी बजती थी बिल्ली की धीरे धीरे हैबिट बन गई, जब घंटी बजती थी तो उससे भोजन प्राप्त होता था। यही प्रक्रिया लगातार उन्होंने दोहराते दोहराते बिल्ली की एक हैबिट बन गई, यानी उस जो है इन्वायरमेंट में जो है अपने आप को ढाल लिया, यानी उसके अनुकूलन वो चीजें हो गई। बिल्ली को लगने लगा कि नहीं, अगर घंटी बजी तो हमें भोजन मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही पावलोव महोदय घंटी बजाते थे, तुरंत जो है बिल्ली जाती थी, उसे भोजन मिल जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नियमित दिनचर्या सबके साथ जो है समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो आप कहेंगे अच्छे व्यक्तित्व का, यानी कह सकते हैं गुड पर्सनालिटी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जीन प्याजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो प्रक्रियाओं में किया है? ठीक है, तो जीन प्याजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन की क्रिया का विभाजन किन दो प्रक्रियाओं में किया है? तो आप कहेंगे आत्म जो है सातन, ठीक है, एस्युमुलेशन आप कह सकते हैं, और जो है समंजन, इसे हम जो है एकोमोडेशन कह सकते हैं, है ना। चलिए, सृजनात्मकता मीन्स कहा जाए क्रिएटिविटी क्या होती है? तो सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजाने वस्तु, विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। यानी किसी चीज को आप सोचने पर मजबूर होते हैं, किसी चीज को नए तरीके से जब आप सोचते हैं तो उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। मीन्स कहा जाए सृजनात्मकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर उन जो है शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उनका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है, ठीक है। रोसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? हरमन रोसा ने दिया था। इससे आसान क्वेश्चन और नहीं बन सकता है। आगे कहा जा रहा है मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? औसत, ये देखिए जो है मध्यमान का प्रयोग कब किया जाता है? तो आप कहेंगे औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। अब मध्यांक क्या है? मध्यांक की कोई एक परिभाषा दीजिए। जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उसके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है, इसी को हम मध्यांक कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला कहा जा रहा है बालक की जो है बुद्धि कब रुक जाती है? सोरेनसन के अनुसार ये कथन है कि बालक की बुद्धि जो है वो नवजात शिशु का जो शरीर तथा अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क नहीं हो जाता। बालक की बुद्धि देखिए, बात करें हम तो ये हमेशा जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। आप हमेशा किसी भी एनवायरनमेंट में जाएं, कहीं भी किसी भी स्थान पर जाएं तो उस स्थान से जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बुद्धि एक नियत समय तक होती है, बुद्धि हमेशा होती रहती है। आप कभी भी कहीं भी जाएं तो आप नए नए चीज़ों को हमेशा आत्मसात करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया। अगला हम अगर कहें तो इधर देखिए, हाँ सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है रुचि का क्या अर्थ है? रुचि मीन्स हम कह सकते हैं इंटरेस्ट क्या होता है? तो कहा जा सकता है कि विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण जो है मनोयोग से करना ही रुचि कहलाता है, ठीक है। विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करना ही रुचि कहलाता है, ठीक है। आगे स्मृति से आप क्या समझते हैं? स्मृति क्या होती है? तो स्मृति वह प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल को पुनः स्मरण किया जा सकता है, ठीक है। स्मृति मीन्स हम मेमोरी इसे कह सकते हैं। भाई मेमोरी में कोई चीज़ आप रखते हैं वो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। जब आपकी इच्छाएं करती हैं तो फटाक से आप उस मेमोरी को खोलते हैं और आप देख लेते हैं, है ना। तो यही चीज़ें वहाँ कहा जा रहा है स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत के सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है, इसी को हम स्मृति कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है स्मृति का कोई एक कार्य बताइए। स्मृति का क्या कार्य हो सकता है? स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना जो है होता है। भाई स्मृति क्या होती है? जैसे आपने देखा ये आपका कंप्यूटर है, इसमें आपने मेमोरी लगा रखा है, ठीक है। फटाक से आपने
माउस के द्वारा कंप्यूटर को आदेशित किया और ये रिजल्ट फटाक से दे दिया। तो यही कहा जा रहा है स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना ही स्मृति का जो प्रमुख कार्य है वो होता है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? प्रेरणा है, रुचि है, शांतिपूर्ण वातावरण है, ये स्मृति को बिल्कुल प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, है ना। अगला कहा जा रहा है कि ध्यान की कोई एक विशेषता बताइए। ध्यान व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। जैसे अगर आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज आपको ऐसी होगी जो नहीं आ रही होगी समझ में, ठीक है। क्योंकि यार हम इतने आराम से आपको कोई चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं और इतने आराम से बताने के बावजूद भी अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे हिसाब से जो है गलत है, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और तेज पढ़ना चाहिए तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन किस स्पीड से पढ़ पाता है। मुझे हर किसी का ध्यान रखना है, मुझे पर्सनल किसी एक अभ्यर्थी को ध्यान में नहीं देना है ना। मुझे सबको ध्यान देना है, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को एक साथ लेकर चलना है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सृजनात्मकता से आप क्या समझते? अभी मैंने बताया सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। सृजनात्मकता कोई चीज जो होती है आप उससे नए रूप में आकारित कर दें, जैसे नए नए चीजों को सीख लें, ठीक है। सृजनात्मकता यही होती है। परिपक्वता की टिप्पणी लिखी। परिपक्वता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक पूर्णता को प्राप्त करता है, ठीक है। मैच्योरिटी जो होती है, जब आप किसी चीज में मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें शारीरिक पूर्णता को आप प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, स्मृति के प्रकार बताइए। स्मृति आपके दो प्रकार की होती है, अल्पकालिक स्मृति है, दीर्घकालिक स्मृति है, ठीक है। स्मृति दो प्रकार की होती है। अल्पकालिक में किसी चीज को आप थोड़े समय के लिए सीखते हैं, दीर्घकालिक में आप किसी चीज को ज्यादा समय के लिए सीखते हैं, ठीक है। परमानेंट जो होती है, ठीक है, जैसे आप किसी चीज को हमेशा के लिए सीख ले जाएंगे तो वो आपकी दीर्घकालिक स्मृति कहलाती है ना। विस्मरण को परिभाषित कीजिए। विस्मरण क्या होती है? विस्मरण को आपको परिभाषित करना, मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति या विस्मरण कहलाता है ना। अगला, विस्मरण के मुख्य कारण बताइए। विस्मरण के मुख्य कारण क्या होता है? बाधा का उपस्थित होना, ठीक है। जैसे किसी चीज को आप सीख रहे हैं, अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो रही तो भाई जाहिर सी बात है आप भूल जाएंगे, है ना। अगला, सांख्यिकी की उपयुक्त परिभाषा दीजिए, जिसे हम स्टैटिक्स कह सकते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन है। वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णय से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, सांख्यिकी कहलाता है। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मान जितनी बार आए, यानी किसी चीज की लगातार आवृत्ति करना, ठीक है। जिससे हम कह दें आप जो है लगातार एक 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 इसी की आवृत्ति आप करें, आप इसी चीज की आवृत्ति बार बार करेंगे, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है? तो प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के जो है केंद्रीय होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार के जो समूह होते हैं उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आपका हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अभी तक समझ में आई होगी। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, कहा जा रहा है बालकों की कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। पावलोव ने सीखने से जो है संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, ठीक है। आप इसी चीज को लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर ने चूहा छोड़ा कोहलर की चिंपैंजी पर, ठीक है। कभी भूलेगा नहीं अगर ये आप याद कर लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? ठीक है, कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार से प्रभावी है। तो आप कहेंगे बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को जो है ध्यान रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार तथा विद्यालय की महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है ना।
आगे कहा जा रहा है बुद्धि की एक परिभाषा लिखिए, जो है बर्ट के अनुसार आप लिख सकते हैं परिभाषा, या आपको अगर किसी और के अनुसार आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तब भी आप किसी के अनुसार बुद्धि की परिभाषा ही लिख दीजिए, कोई गलत नहीं काट सकता, है ना। तो लिख सकते हैं बुद्धि जो है आपेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में जो है आयोजित करने की जन्मजात योग्यता होती है। अब संतुलन क्या होता है, संतुलन का एक उदाहरण देना है। लास्ट क्वेश्चन मुझे चल रहा है, लग रहा है कि संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व के जीवन में अनेक प्रकार के जो अनुकूलन एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, ठीक है, जिनका सामना उसे करना पड़ता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ सकते हैं कि संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझे। संतुलित चीज़ें क्या होती हैं, बराबर जो जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है, मैंने इसे बहुत पहले आपको बता दिया है, ठीक है। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अभिप्रेरणा जो है कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, तो प्रतिष्ठा अर्जित और अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो प्रतिष्ठा होती है वो अर्जित और अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने रखने की असफलता क्या कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। जैसे कोई चीज़ आप सीखे हुए आपको याद नहीं आ रही है तो वह आपकी विस्मृति में चली गई है, ठीक है। अगर याद आ जाएगी तो वह स्मृति में आ जाएगी, मेमोरी में आपकी फीड है ना। आगे, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में जो है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। मैंने आपसे बताया जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, जो है 4 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। तो इसमें कौन किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, 1 की आवृत्ति ज़्यादा है, देख सकते हैं। बाकी किसी की आवृत्ति 2 एक बार है, 4 भी एक बार है, नहीं 2 आपका 2 बार है, ठीक है, 3 एक बार है। तो किसकी आवृत्ति ज़्यादा है, आप कहेंगे हमारी 1 की आवृत्ति ज़्यादा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कहीं भी कोई डाउट्स आपका बचता है, बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।